दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर सीटेट की क्लास फिर से हमने स्टार्ट कर दी है और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि सीटेट पेपर 2 में उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही। एसएसटी जो है उसमें कितना भी आप पढ़ लेते हैं लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो एसएसटी की थ्योरी की क्लास एनसीईआरटी वो आपको कराई जाएगी और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर आपको हम मैराथन के माध्यम से हल करा देंगे। आज ये पहली क्लास है सीटेट की सीरीज में। इसके पहले भी कुछ क्लासेस हुई हैं लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, बट स्टार्ट करते हैं फिर से नए तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन होंगे। जिस तरीके से आपका पेपर आता है उसी तरीके से सभी विषयों के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है, लाइव क्लास फिलहाल अभी नहीं, लेकिन मैराथन होगी तो आपको लाइव क्लास के माध्यम से ही मिलेगी। आइए एक बेहतर शुरुआत करते हैं और आपको क्लास के बारे में जो भी फीडबैक देना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको सुझाव देना है, प्लीज एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर क्लास में कोई कमी लगी हो तब भी या कुछ अच्छा लगा हो तब भी। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर समझना नहीं बल्कि ये आपको अपनी समझ विकसित करना है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पढ़ करके जा रहे हैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। और सीडीपी अगर आप अच्छे से समझ ले गए, यानी अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, 30 में 30 अगर आपका मार्क्स आ गया, तो इसका प्रभाव अन्य विषयों पर भी पड़ेगा, अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी पे भी पड़ेगा, चाहे वो भाषा की हो, पर्यावरण की हो या फिर सोशल साइंस की हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। आप एक शिक्षक हैं, आप क्वेश्चन का आंसर देते समय ये माइंड में लाइएगा कि आप शिक्षक हैं, एक अभ्यर्थी नहीं है बल्कि एक टीचर हैं। और फिर आप उत्तर करिएगा प्रश्न का। पहला प्रश्न है, आप अपनी विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में जानकारी होनी चाहिए। आप एक टीचर हैं तो किसकी जानकारी होनी चाहिए? बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। यानी आप टीचर हैं तो आपको बाल मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसके अंतर्गत बच्चों को कैसे आप सिखाएंगे चीजें, उनके मनोबल को आप कैसे बढ़ाएंगे, उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे, उनको कितने विभिन्न तरीकों से आप सिखा सकते हैं, उनके मानसिक स्तर को आप किस तरीके से समझ सकते हैं और उसके अनुरूप आप किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बताई जाती हैं। साथ ही साथ ये आपको पढ़ाया जाता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, ये सारी चीजें। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की आवश्यकता है और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। ये कथन, क्या ये कथन गलत है, ये सही है? पहले आप ये डिसाइड करिए कि ये कथन गलत है या फिर सही है। कह रहा है प्रश्न की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास, है ना, जब तक शरीर ही साथ नहीं देगा बच्चे का तब तक वो अन्य विकास, बच्चे के जो अन्य विकास के पक्ष हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सभी विकास के जो पक्ष होते हैं वो आपस में सह संबंधित होते हैं। इसी क्रम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे के विकास का सही क्रम क्या होता है ना। आप पढ़ते हैं कि बच्चे के विकास के चरण कौन से होते हैं, तो आप कहते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये आप पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहां पर आप क्या कहेंगे कि ये बात सही है, सही है, ये तय हो गया। यानी गलत वाले ऑप्शन आप यहां से डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, यानी गलत वाला ऑप्शन यहां पर नहीं सही हो सकता है। अब क्यों सही है? क्यों सही है कि शारीरिक विकास पहले आता है इसलिए जरूरी है, या फिर शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों से संबंधित है इसलिए जरूरी है? तो आप कहेंगे यहां पर, हमने आपको पहले ही बता दिया कि शारीरिक विकास जो होता है वो विकास के अन्य पक्षों से संबंधित होता है, इसलिए आपका यहां पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? बताइए, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 में जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं
आपको यहां पर चूज करना है। पहला ऑप्शन है जितना संभव हो सके आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, माफी चाहेंगे। तो अब यहां पर आपको चुनना है इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिससे जुड़े हैं आपके, आप पढ़ते हैं जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 3 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर सी, क्योंकि जब तक वातावरण अच्छा नहीं होगा, है ना। और जब आप पढ़ते हैं जीन पियाजे की थ्योरी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप समझते हैं कि इनके अनुसार बच्चा जो है कैसा होता है। आप कहते हैं कि एक स्टेटमेंट इससे पूछा जाता है कि बच्चे ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं, ये कथन किसका है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बच्चे ज्ञान की संरचना का निर्माण स्वयं करते हैं, ये कथन किसका है? तो आप कहते हैं ये कथन है, इसका कथन है ये जीन पियाजे का है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? पहला है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि विकास का एक पैटर्न होता है, क्रमिक होता है, एक क्रम को फॉलो करता है विकास, और दर जो है ये अलग अलग होती है। विकास की जो दर है प्रत्येक बच्चे में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो गुप्ता जी के वहां बच्चा हुआ है, ठीक है, उसका जो है कह सकते हैं कि बैठना वो 6 महीने में शुरू कर दे या बोलना 8 महीने में कर दे, और अदर जो वर्मा जी के वहां कोई दूसरा बच्चा हुआ है, जरूरी नहीं कि सेम एज ग्रुप में वो चीजें उन बच्चों में। लेकिन क्रम को हम एक और शब्द यूज करते हैं, पैटर्न जो है वो एक जैसा होता है, पैटर्न एक जैसा होता है लेकिन विकास की दर अलग अलग होती है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए यहां पर कह रहा है कि विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, क्या ये बात सही है? विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर होता है, ये बात सही है। तो आप कहेंगे यहां पर जब बात आई है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी एक क्रम, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे में होंगे वो एक क्रम से विकसित होंगे, बात ये भी सही है। लेकिन प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है उसके अनुसार आपको आंसर करना है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी ये पूछना चाह रहा है कि विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है, एक समान होता है या अलग अलग होता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता, होम्योस्टेसिस। देखिए माता पिता से उनके बच्चों में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उनको हम कहते हैं आनुवांशिकता, है ना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किस माध्यम से ये लक्षण ट्रांसफर होते हैं। जब आपसे माध्यम पूछ लिया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा जीन्स। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके। आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें सामाजिकरण हो, सामाजिक मूल्यों का विकास हो, तो सबसे बेटर क्या रहेगा? आप जैसा व्यवहार चाहते हैं बच्चों में हो उस तरीके का बर्ताव आप क्लास में भी करें। कहानी सुनाने से भी हो जाएगा, इससे भी हो, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है ये है यहाँ पर उसके बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे आदर्श रूप में बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है
छठे प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन क्या होता है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सामाजिक मानदंड खुद के बना लेना, बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिकरण का मतलब यही हुआ कि जो समाज के द्वारा नियम और कानून और कुछ चीजें परंपराएं जो हैं बनाई गई हैं उनको आप मेंटेन रखें, है ना। तो सामाजिकरण का यही मतलब हुआ कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को आप उनका अनुपालन करें, खुद के ना बनाएं, है ना। उनको आप क्या करें, सदैव यहाँ पर लगा है ये सही है, लेकिन इसमें से सिर्फ अनुपालन की बात कही जा रही, लेकिन एक ऑप्शन हमारे पास है जिसमें अनुकूलन और समायोजन दोनों की बात कही जा रही है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बच्चा अपने समाज के मूल्य, रीति रिवाज जो हैं, ठीक है, जो मानदंड बनाए गए हैं कि हाँ बड़ों का सम्मान करना है, छोटों से किस तरीके से बात करनी है, कोई विशेष सम्मानजनक अगर अतिथि आता है हमारे घर में तो उससे किस तरीके से बात करनी है, क्या उसके पैर छूने हैं, किसको प्रणाम करना है, किसको क्या करना है ना। तो ये चीजें जो है समाज के द्वारा कुछ पहले से निर्धारित की गई हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इनमें से कौन से कारण हो सकते हैं? हो सकता है परिवार का वातावरण ठीक ना हो, है ना, हमेशा जो है चिक लगी रहती हो, या कक्षा का वातावरण अच्छा ना हो, क्लास में जाए तो वहां पर भी कोई ना कोई समस्या रहती हो, या जो पास पड़ोस के लोग हैं वो ठीक ना हो, है ना। कह सकते हैं कि शराब का सेवन करते हो आस पड़ोस के लोग, गाली गलौज करते हो, दिन भर लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। इन सभी कारणों की वजह से बच्चा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है, समावेशन और समायोजन का परिणाम है। प्रश्न संख्या है 9 और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बाल विकास जो है ये सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं होता है, यहाँ पर पर्यावरण यानी वातावरण की भूमिका भी होती है, इन्वायरमेंट की भी भूमिका होती है, ठीक है। और ये सिर्फ शिक्षा का उत्पाद नहीं है कि आप शिक्षित हो जाएं और बाल विकास हो जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है बाल विकास, क्योंकि इनके सिद्धांत में ही, इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या हम कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत। यानी इन्होंने समाज की भूमिका को विशेष रूप से कह सकते हैं प्रस्तावित किया है, विशेष रूप से इसका समर्थन किया है कि बच्चे के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। पहली अवस्था यानी बच्चा लगभग कितना है यहाँ पर 24 माह के अंदर ही होगा बच्चा, या 24 माह का होगा। अब इस अवस्था में अमूर्त चिंतन तो नहीं कर पाएगा, है ना, भाषा को भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा प्रयोग, निष्क्रिय नहीं। यहाँ पर बच्चा जो है इस अवस्था में अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो प्रश्न संख्या 10 में आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक, संवेदी पेशी। अमूर्त का मतलब आप जानते ही होंगे, जो चीज या जो वस्तु हमारे सामने ना हो उसके बारे में भी चिंतन करना, यानी अमूर्त चिंतन। और समस्या समाधान, तो ये जो विशेषता दी गई है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर 11 से 15-16 वर्ष मानी जाती है, ये उस अवस्था की विशेषता है। यहाँ पर बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चे में क्या होता है, मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास होता है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर हमने जीन पियाजे पर डिटेल वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाएंगे, नीले कलर का लिंक मिलेगा जीन पियाजे नाम से, उसको देख लीजिएगा और जरूरत पड़ी तो उन सभी टॉपिक्स को फिर से हम रिवाइज
करा देंगे। अब बताना है आपको कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। क्या खूब सारी परीक्षाएं करा लेने से संज्ञानात्मक विकास होगा? नहीं। क्या परंपरा वाली जो चीजें चली आ रही हैं उनसे होगा? नहीं भाई, परंपरा जो चली आ रही है उससे हमें अपडेट होना है। नई शिक्षा नीति आ गई है, इससे पहले एनसीएफ आया, तो हम परंपराओं से नहीं चलेंगे ना, हम जो है नई चीजों को अडॉप्ट करेंगे। एआई का जमाना आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका भी हम प्रयोग करेंगे, ना कि परंपरा वाली चीजें। ठीक है, अब इन दोनों में हो सकता है कि वातावरण को आप प्राथमिकता देंगे या फिर सहयोगात्मक की। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस को किस तरीके से टर्न किया गया है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पे, यानी इंडिविजुअल जो गतिविधियां अकेले अकेले जो लोग करते हैं उस पे ध्यान देने की बात कही जा रही है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षा शब्द से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। 12वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा वातावरण, है ना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। और आप लोग काउंट कर रहे हैं ना, 30 में आपको बताना है कि आपका स्कोर 30 में 30 हो रहा है नहीं हो रहा है। पहली क्लास है, समझ लीजिए, फर्स्ट क्लास है, तो 30 में 30 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमने बहुत कठिन नहीं रखे हैं और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस शब्द को यहाँ पर ये जो परिभाषा दी गई, ये स्कीमा की परिभाषा है। मानसिक संरचनाएं जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, जो आपके माइंड में तरह तरह की चीजें चला करती हैं, चिंतन के निर्माण प्रखंड होते हैं, इसको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। और एक होता है स्कीम्स, है ना। स्कीम्स क्या होता है? ऐसी संरचनाएं जो रिपीट होती हैं उनको हम कहते हैं स्कीम्स। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। देविका के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे पा रहा है, तुरंत नहीं दे पा रहा है, और आप मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, आपसे कोई बच्चा क्लास में प्रश्न पूछता है, उसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे चुप बैठ जाओ, या फिर उसको कुछ और क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे ताकि उसका दिमाग भटक जाए, या फिर कहेंगे कि मुझे नहीं आता है। ऐसा नहीं, आपको अगर नहीं आता है तो आप कुछ ब्रेक ले सकते हैं, कुछ समय ले सकते हैं और बच्चे से कह सकते हैं कि हम इसको बेटा कल बता देंगे या कुछ देर में बता देंगे। उसको आप समझ करके डिस्कस करके बाद में उसको आप बता देंगे। बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, चुप नहीं कराना है, डांटना नहीं है, दंड नहीं देना है, कक्षा से बाहर नहीं भगाना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बच्चे को कभी भी अपमान नहीं करना है, डांटना नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। अनुशासन बनाए रखना है तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, बाहर निकालना गलत है। ठीक है, अभिभावकों को शिकायत करने की क्या जरूरत है? और विशिष्ट सुविधाएं आप क्यों प्रदान करेंगे? भाई आपके लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। तो आप अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, प्रैक्टिकली बना सकते हैं, व्यावहारिक हो, ये सबसे अच्छा तरीका होगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या है? ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, यानी फेल और पास अलग करने का ये एक माध्यम हो गया कि तुम गलती कर रहे हो इसलिए तुम फेल हो, ये नहीं होगा, है ना। हम बच्चे को वर्गीकृत नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं बैठाते हैं, डांटते नहीं हैं, तो ये डांटने का मौका नहीं है। ठीक है, और कह रहा है कि कुछ हटाने के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर होगा ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। PSRN, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। PSRN का फुल फॉर्म क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पर आपका, देखिए P से हो जाएगा प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या हल। तो 17 में आपका पहला सही हो जाएगा, R से रीजनिंग और N से न्यूमेरेसी कह सकते हैं, आंकिक क्षमता। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःवैयक्तिक, भाषिक,
गतिक या फिर अंतर्वैयक्तिक। बहुबुद्धि का सिद्धांत है और बनना क्या है, पायलट। यानी पायलट का मतलब क्या हुआ भाई, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को उड़ाना है। तो इसके लिए भाषा है प्राथमिकता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें गतिक बुद्धि हो। ठीक है, गतिक बुद्धि जरूरी होगी। किसके अनुसार, आपने पढ़ा है ना हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बाद में यहाँ पर हो गई थी 8, फिर अभी जो है 9 प्रकार की बुद्धि जो है इनके सिद्धांत में है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि गतिज बुद्धि या गतिक बुद्धि होनी चाहिए पायलट बनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। देखिए, बहुभाषिकता जो है ये कभी बाधा के रूप में नहीं देखी जाती है, बल्कि ये एक संसाधन के रूप में देखी जाती है। क्लास में आपकी तरह तरह का बच्चा आएगा, हो सकता है कि सब एक जैसी सबकी बहुभाषा ना हो, सबकी जो है मातृभाषा जरूरी नहीं कि एक जैसी ही हो। तो अगर तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप बाधा मत बनाइए, बाधा के रूप में मत देखिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समृद्ध संसाधन के रूप में। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर जानकारी का पुनः स्मरण। प्रश्न संख्या 20 सही जवाब होगा यहाँ पर। देखिए, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके कारण प्रस्तुत करना है, रीजन है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि बादल क्यों गरजते हैं, तो इसके लिए सोचना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड वाली चीजें एक मानकीकृत एक फिक्स कर दें तो ये नहीं होता है। ठीक है, सीडीपी में इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि मानकीकृत आकलन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अभिसारी नहीं होगा, अगर अपसारी होता तो चांस था, इसलिए यहाँ पर हम याद नहीं कराएंगे। यहाँ पर हो जाएगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्नों को बढ़ावा देंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। बच्चे की पहचान करना है किस प्रकार का बच्चा, सृजनात्मकता की आपको पहचान करना है। सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से, ये भी आपने पढ़ा होगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसके लिए बेहतर क्या होगा, हमने बताया मानकीकृत आपका प्रयोग नहीं करना है और ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप विस्तृत रूप से ऑब्जर्व करें और विशेष रूप से उस समय जब वो समस्याओं को हल कर रहा हो, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। समस्याओं को हल कर रहा है मतलब उसमें क्रिएटिविटी है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 22वां प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों की अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ये विभेदीकरण का तो उदाहरण है ही, अलग बैठा रहे आप, विभेद कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। लड़कियों को तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, ये भी है ना। यहाँ पर भी भेदभाव कहा जा रहा है कि भाई लड़कियों तुम जो है गणित ना लो और विज्ञान ये प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, जबकि किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल अगर व्याख्या विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यानी सबके लिए एक जैसी। यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि केवल लगाए, सही नहीं होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए एक जैसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। बाकी में दिया गया है कि आप यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के साथ। 23वां प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 23 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आश्चर्य। अब मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 है। इन 14 मूल प्रवृत्तियों का संबंध किसी न किसी संवेग से है, जैसे भय का संबंध पलायन से है, क्रोध का संबंध युत्सा से है, भूख का संबंध भोजन वेषण से है, वात्सल्य का संबंध संतानोत्पत्ति से है, आश्चर्य का संबंध जिज्ञासा से है, करुणा का संबंध शरणागति से है, स्वामित्व का संबंध संग्रहण से है, आत्महीनता का संबंध दैन्यता से है, आत्माभिमान का संबंध गौरव से है, एकांकीपन का संबंध सामूहिकता से। इसी प्रकार से आप सारे याद कर सकते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, दोनों या फिर कोई नहीं। 24 में आंसर हो जाएगा दोनों, जानने का प्रयास और समझने की कोशिश। कोई निगेटिव बात नहीं है यहाँ पर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, क्रम में, सामान्य क्षमता में या फिर सिद्धांत में। देखिए, हमने आपको बताया था क्रम सब में एक जैसा होता है, तो दर जो है, विकास की दर जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो 25 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ठीक है, तुलना करना, कई बार आपने पढ़ा कि तुलना करना गलत होता है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। टेक्निकली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी गलत है। और आप बुद्धिमान या औसत की उपाधि दे रहे हैं, यहाँ पर भी भेदभाव की प्रक्रिया पनप रही है। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जब भी भले ही आप रियल लाइफ में करते हो आकलन ग्रेड अंकों के लिए, फेल पास के लिए, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा प्रश्न आए तो नहीं लगाना है कि आप अंकों के लिए कर रहे हैं, टेस्ट लेने के लिए कर रहे हैं, अलगाव के लिए कर रहे हैं। नहीं, मोटिवेशन यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट है, ताकि बच्चे को इसकी कमी का पता चले और आप उसको प्रेरित करें प्रेरणा के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? आरटीई एक्ट, आरटीई 2009 कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, एक की आवश्यकता नहीं होती है। पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए, इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहते हैं कि समावेशन हो तो अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील भी। अलगाव यहाँ पर कह रहा है, पृथक्करण, तो ये इसकी जरूरत नहीं होगी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, ये सभी दिया गया है। आंसर हो जाएगा, ये सभी बालक जो हैं पिछड़े के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 30 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा? 30 मिनट की लगभग ये क्लास रही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम और क्लासेस इस तरीके से आपके लिए ला पाएँ। और सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस की डिमांड है, तो इस पर आपको बहुत जल्द काफ़ी सारे थ्योरी और क्वेश्चंस के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।